हेलो बच्चों, मैं शाहिदा। आपका क्लास 7 का इतिहास है। लेसन 2। लेसन का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसके मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गौरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण केंद्र सुल्तानों को बेचा जाता था। इसीलिए वे गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलामों को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उसके राज्य का शासन चलाते थे। सुल्तानत के सामने चुनौतियां। सरदार, जिन्हें अमीर कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता एवं शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और तभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। उन्हें हमेशा भय रहता था कि कहीं यह अमीर सरदार आपस में मिलकर कोई षड्यंत्र न करें। अतः सुल्तान का अधिकांश समय इन गुप्त षड्यंत्रों से बचने के उपायों में बीतता था। सुल्तानों को इन अमीर सरदारों में संतुलन भी बनाए रखना पड़ता था। सुल्तान इस्लाम धर्मावलंबित थे तथा बाहरी देशों से आए थे। इसीलिए भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों, उलेमा, धार्मिक वर्ग जिसको कहते हैं, आदि को खुश करने के साथ ही हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोहों का भय हमेशा बना रहता था। सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इन्हें प्रारंभिक तुर्क खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद्य वंश एवं लोधी वंश प्रमुख थे। अब देखिए पहले कौन से वंश ने गुलामी किया। प्रारंभिक तुर्क शासक गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया हमारे भारत पर। गुलाम वंश था नाम। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात वह लाखों का दान करने वाला दानप्रिय व्यक्ति था।
भारतवर्ष में उसने जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बिता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु उसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया। चित्र देखकर बताइए कि कुतुब मीनार कितने मंजिल की है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चैगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। यहाँ पे देखिए दिया गया है चार्ट, प्रशासन, विभाजन और जिम्मेदार व्यक्ति। फिर है इल्तुतमिश, जो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक भारत पर राज्य किया। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसने ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चेल्हगानी का निर्माण किया। शासन व्यवस्था। इल्तुतमिश ने देश में एक राजधानी, एक स्वतंत्र राजतंत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरशाही व्यवस्था की स्थापना की। उसने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। उसने अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। सुल्तान ने अपनी सल्तनत राज्य को कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था, जिससे इक्तादार या अक्तादार कहा जाता था। क्या पिछले कक्षा में आपने स्थानीय शासन की ऐसी किसी सुनियोजित व्यवस्था के बारे में पढ़ा है? सोचिए और बताइए। इल्तुतमिश का साम्राज्य। इक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। इक्तादार इनकी सहायता से राज्य की रक्षा करते थे और राय एवं राणाओं से कर वसूल करते थे। अपने इक्ते से इकट्ठे किए गए कर से ही वे अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्च चलाते थे। इस खर्च के ऊपर जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देते थे। हारे हुए राय राणा अक्सर सोचते थे, समय क्यों अपने यहाँ का इतना सारा कर इकट्ठा करके तुर्कों को दूं। घर में पहले की तरह खुद ही क्यों ना रख लूं। जब वे आकर मांगेंगे तब देखा जाएगा। मौका देकर राय राणा आदि कर देना बंद कर देते थे। फिर सुल्तान यहाँ उसके इक़्तिदारों को ऐसे विद्रोही राजाओं व राणाओं पर हमला करके जबरदस्ती उसने कर वसूल करना पड़ता था। चांदी का टका। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का टका और तांबे का चितल चलाया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज्य की दिल्ली की ये शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा
उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया, लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया था, परंतु मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वो युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने, जो अयोग्य थे। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। सोचिए और बताइए कि उस समय लोगों व दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता। नसीरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक जो शासक थे। 40 तुर्क अमीरों का दलश इस समय अधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायक बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक राज्य किया। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। उसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों के विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बलन के कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसीलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह न तो कभी मजाक करता था और न ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिसका कठोरता से पालन किया जाता था। उसने सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जिससे राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। मंगोल आक्रमण। अब देखिए आप लोग, मंगोल ने जब इन लोगों पे बलबन पे आक्रमण किया। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के आरंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे जिन्हें
उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व में किया। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग पर तक फैल चुका था। चंगेज खान के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। चांदी का टका और सोने का टका, यहाँ पे बस चांदी का टका है, लेकिन दिया सोने का भी है। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हष्टपुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहां पर की गई। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ। फारसी शब्द मुगल का उदय मंगोल शब्द से हुआ है। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासक अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। शब्दावली, यहाँ पे देखिए हमारा लेसन ये समाप्त हो गया और यहाँ पे शब्दावली है। मलिक सरहद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि। इक्ता प्रांतों को इक्ता कहते थे। मंगोल मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जाति। सिजदा घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना को सिजदा कहते हैं। पाए बोस सुल्तान के चरणों को चूमना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वो अगले वीडियो में मैं पहले लेसन का क्वेश्चन आंसर और दूसरे लेसन का क्वेश्चन आंसर बता दूंगी, डाल दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।